नमस्कार, आइए सुबह सवेरे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण खबरों की। तो इंदौर में एक बार फिर से लव जिहाद के साथ गैंगरेप का गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता को नशीला पदार्थ एमडी ड्रग्स खिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। तो मामला सामने आने के बाद शहर में आक्रोश का माहौल है। घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र का है और पीड़िता को लेकर करनी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लसूड़िया थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो पुलिस ने यहां पर एफआईआर दर्ज कर ली है। लव जिहाद के साथ गैंगरेप का ये सनसनीखेज पूरा मामला सामने आया है। इंदौर से बड़ी खबर, ड्रग्स देकर युवती के साथ यहां पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो 4 साल के बच्चे के सामने यहां पर हैवानियत की गई है। तो घटना के बाद से ही लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो हिंदू संगठन ने यहां पर आंदोलन की चेतावनी दी है। युवती थाने पर उपस्थित हुई थी, जिसको हमने उसके बयानों की जांच की और सारी जांच करने की प्राथमिक जांच हमारे यहाँ पदस्थ निरीक्षक नीतू सिंह द्वारा की गई है। और उसमें यह पाया गया है कि चूँकि वह घटनास्थल थाना खजराना क्षेत्र का है, इसलिए हम पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी एजाज वगैरह के विरुद्ध दुष्कर्म का अपराध 0 पर पंजीबद्ध कर थाना खजराना अग्रिम जांच हेतु भेजा जा रहा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, कब का ये पूरा मामला है? फिलहाल पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर ली है। तो क्या आरोपियों के बारे में पता चल सका है? किस तरह से आगे कार्रवाई करेगी पुलिस? देखिए राशि, बेहद चौंकाने वाला मामला है। इसमें जिस तरीके से जो रेप की बात कही जा रही है, वो तो अपनी जगह, एक गैंग रेप अपनी जगह। पुलिस अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि मामले को कौन सा थाना है। जो 0 पे अभी जो अधिकारी कह रहे थे कि 0 पे हमने इस मामले की कायमी की है, तो 0 पे कायमी इसलिए की गई है कि ये लसूड़िया थाना क्षेत्र में बताया जा रहा है और लसूड़िया थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो एक खजराना थाना है, जहां पर युवती ने बताया कि उसके साथ में रेप किया गया है, वहां पुलिस कंफ्यूजन में है। पुलिस इस पूरे मामले को खजराना पुलिस को जांच के लिए सौंप रही है, जबकि युवती ने नामजद बताया कि एजाज और उसके 2 साथी युवती को न सिर्फ ड्रग्स देकर उसके साथ रेप करते थे, बल्कि आपस में शर्त लगाते थे कि कौन करेगा। और ये लंबे समय से इसके साथ में रेप हो रहा था। पहली बार ड्रग्स देकर रेप करने के बाद में इसको ब्लैकमेल किया जा रहा था और उस ब्लैकमेलिंग के बाद से लगातार युवती के साथ में इस तरह की हरकतें की जा रही थी। इसी को लेकर आक्रोश है शहर में, लोगों में, जनता में आक्रोश है कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने में भी अभी आनाकानी कर रही थी। 48 घंटे तक ये युवती दोनों थानों के चक्कर लगा के रही है, जिसके बाद में कल जाकर 0 पे कायमी हो पाई है। जी महेश, एक चीज और है, पूरे प्रदेश भर में लव जिहाद के कई मामले सामने आ गए हैं। प्रशासन और सरकार दोनों ही सख्त है इस पूरे मामले पर, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी सख्ताई के बावजूद इस तरह के मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या है कारण? और दूसरी तरफ गैंगरेप का ये पूरा मामला है, तो अब तक तो इस पर सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी। बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार कहती है कि हम महिलाओं के लेकर जिस तरीके से हम अलर्ट हैं और महिलाओं पे होने वाले अत्याचारों को लेकर जिस तरह की बात कही जाती है, उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ पे युवती को प्रेम जाल में फंसाया गया। पहले प्रेम जाल में फंसाने के बाद में इसको ड्रग्स धोखे से दिया गया। अब धोखे से ड्रग्स देने के बाद में वीडियो फोटो बनाया गया और उसके आधार पर ब्लैकमेल किया गया और लगातार इसके साथ में ये लंबे समय से रेप हो रहा था। उसके बाद में युवती को 2 थानों तक भटकना पड़ा और उसके बाद में लसूड़िया थाने पे जब हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचते हैं, स्थानीय लोग पहुंचते हैं और विरोध करते हैं, तो पुलिस ने मामले को 0 पे कायम किया है। 0 पे कायम करके दर्ज करके प्राथमिकी को अब दूसरा थाना जो खजराना थाना है वहां भेजा जा रहा है। जबकि नियम ये कहता है, कानून ये कहता है कि महिला के साथ में किसी तरह का अपराध हो तो वो देश के किसी भी थाने में जाके, कहीं भी जाके वो अपना जो है एफआईआर दर्ज करा सकती है। पर इसको 48 घंटे तक इंदौर जैसे शहर में भटकना पड़ा, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पे भी सवाल उठाता है। जी चलिए ठीक है, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। इधर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। पंडित शास्त्री ने धर्मांतरण को समाज के लिए कैंसर से भी बड़ी बीमारी करार दिया है। आपको बता दें कि कांकेर की घटना और धर्मांतरण के विरोध में बुधवार को यानी कि
कल सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था। उसके बाद कल भी इसे लेकर काफी बहस हुई, क्योंकि कल ही धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे हुए हैं और उसके एक दिन पहले यानी कि बुधवार की अगर हम बात करें तो उस दिन बंद का आह्वान किया गया था, जो कि सफल रहा। और कल धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे, इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। चलिए इस रिपोर्ट के जरिए विस्तार से आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। यह अब प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी फैल रहा है। सरकार इसे रोकने के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी में है। दूसरी ओर विपक्ष इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। अब धर्मांतरण को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक बीमारी करार दिया है। उन्होंने कहा कि निम्न वर्ग के हिंदू धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। इसे रोकने में सनातनी और हिंदू सभा के लोग काम कर रहे हैं। भारत में कैंसर से ज्यादा खतरनाक मतांतरण और धर्मांतरण है। इसके लिए समस्त सनातनी और हिंदू परंपरा के लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी करेंगे। वह एकजुटता जब तक धर्मांतरण के 3 कारण हैं: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। तो जो समृद्ध हिंदू हैं उन्हें तीनों सिद्धांतों से हिंदुओं को पुष्ट करना पड़ेगा। जो बहुत समृद्ध हिंदू हैं, जो निम्न हिंदू हैं, जिनकी आर्थिक तंगी है, वो धर्मांतरण के प्रति बहुत जल्दी लालच में आ जाते हैं। अशिक्षा यानी जागृति की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाकर पूजा पाठ के नाम पर वो लोग मतांतरण करवाते हैं। हम पूजा पाठ के विरोधी नहीं हैं, हम पूजा पाठ के नाम पर धर्मांतरण के विरोधी हैं। पंडित शास्त्री के इस बयान के बाद सियासी हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। सीएम साय ने कहा कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, जबरदस्ती धर्मांतरण उचित नहीं है, लोगों का बहला फुसलाकर धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने पंडित शास्त्री के बयान पर तंज कसते हुए डबल इंजन सरकार पर सवाल उठाए। भारतीय जनता पार्टी को ये सलाह उनको जरूर देनी चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस की सरकारें थी तो वो धर्मांतरण पर कानून लाने की बात करती थी। सत्ता में बहुमत में नहीं थे, विधानसभा में बहुमत में नहीं थे, लेकिन बात वो बिल लाने की करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मांतरण पर कोई बिल क्यों नहीं ला रहे हैं? क्यों कोई कानून भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बना रहे? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनको जरूर सलाह देना चाहिए ताकि वो धर्मांतरण पर बिल बनाए। अब देखिए, धर्मांतरण होना तो ठीक बात नहीं है और हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अपनी इच्छा से अगर कोई धर्म अपनाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी की गरीबी का, किसी की अशिक्षा का, किसी को प्रलोभन देके, किसी को गलतफहमी में डाल के अगर धर्म परिवर्तित करा जाता है तो ये कतई उचित नहीं है और इसका विरोध होना चाहिए और यही समाज ने विरोध किया है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर कांकेर की घटना से उठी चिंगारी अब प्रदेश की राजनीति में आग लगाती नजर आ रही है। धर्मांतरण पर सवाल पुराने हैं, पर जवाब अब भी अधूरे हैं। तमाम घटनाक्रमों के बीच ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो आस्था के नाम पर सियासत को और धार दे रहे हैं। अब देखना यह है कि कैंसर बताया जा रहा यह मुद्दा इलाज की तरफ जाएगा या सिर्फ बयानबाजी की फाइलों में ही दब कर रह जाएगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। खबर बीजापुर से है, जहां सुरक्षा बलों की सतर्कता ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। आपको बता दें कि एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 214 वाहिनी की टीम ने 20 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के 2 आईडी बरामद किए हैं। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि तिरपाल में लिपटे एक कंटेनर से 110 नग सूतली बम भी बरामद हुआ है। तो सुरक्षा बल ने यहां पर सतर्कता बरतते हुए सभी विस्फोटकों को नष्ट कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर ग्वालियर मेला ग्राउंड में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट आयोजित किया गया। इस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों का शिलान्यास किया और लोकार्पण किया। उन्होंने भाषण में अटल जी के योगदान और 6 महामार्ग बनाने का उल्लेख किया है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में संतुलित विकास और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर जोर दिया। वहीं समिट में प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन यात्रा, उनकी कविताओं के ऑडियो संदेश और एक जिला एक उत्पाद समेत स्थानीय हेरिटेज वस्तुएं प्रदर्शित की गई। आयोजन से ग्वालियर चंबल संभाग में उद्योग और रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। जिन्होंने इस क्षेत्र में निवेश कर इस क्षेत्र को रोजगार
ईमानदारी से युक्त बनाने का काम किया है। और आज इस विशाल कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम का अंततोगत्वा फायदा जिनको पहुंचने वाला है, ये पूरे क्षेत्र की प्यारी जनता का मैं हृदयपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। स्वर्ण भुज योजना, देश को जोड़ने वाले 6 महामार्ग अटल जी ने बनाकर इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के रास्ते पर आगे बढ़ाया। अटल जी ने ही पूरी दुनिया के सामने परमाणु शक्ति शांति के लिए भी बन सकते हैं, इसका सिद्धांत प्रस्तावित कर दुनिया भर के दबाव के विरुद्ध में जाकर भारत को आणविक शक्ति बनाने का काम सम्माननीय अटल जी। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है और ग्वालियर के मेला ग्राउंड परिसर में एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में अटल जी के जीवन से जुड़े हुए एक बेहतरीन प्रदर्शनी दिखाई गई है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन यात्रा दिखाई गई है और उसमें चित्रों के माध्यम से उनके जीवन चरित्र को बताया गया है। उनका 1924 में जन्म ग्वालियर के मध्य प्रदेश के सिंधे की छावनी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसको लेकर उनके स्कूल के शिक्षक और उनकी शिक्षा जो हुई उसको लेकर उनके प्रारंभिक दिन, वाजपेयी की स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भूमिका और स्वयं सेवक के रूप में अटल जी जैसी चीज़ें यहाँ पर शामिल हैं। एंजॉय कर रहे हैं कि जो प्रदर्शनी है उस प्रदर्शनी में जो कविताएं उनकी सुनाई जा रही हैं उसको लोग अपनी चॉइस के माध्यम से सुन रहे हैं। किस तरह की कविता सुन रहे हो आप अभी? ये अटल जी की कविताएं चल रही हैं, उसको सुन रहा हूँ। कैसा चॉइस है सब इसमें? हाँ, इसमें चॉइस अच्छी है। आप सुनते रहे उनको? हाँ, अच्छा लग रहा है। प्रीवियसली भी सुना है और अभी भी सुन रहा हूँ। जो जीवंत अनुभव है अटल जी का पूरा, और इस अटल जी की जो कोना यहाँ पर स्थापित किया गया है वो एक यादगार पल के रूप में बना हुआ है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर आज औद्योगिक निवेश का जो एक इतिहास यहाँ ग्वालियर में रचा गया उसकी नींव MPIDC द्वारा रखी गई है। 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव यहाँ पर रखे गए हैं और उनकी शुरुआत भूमि पूजन हुआ है। MPIDC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री प्रतुल सिन्हा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो अभी तक जो इसकी प्लानिंग की गई थी, कब से कब तक के प्रस्ताव हैं और इनको कब तक धरातल पर लाया जाएगा? ये जो 2 लाख करोड़ की बात आप कर रहे हैं, इनका धरातल पर उतरना प्रारंभ हो गया है, जिसके लिए आज भूमि पूजन और लोकार्पण की कार्रवाई हुई है। तो जो पिछले 2 वर्षों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और जो डिफरेंट रोड शोज हुए हैं देश और विदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसका कल्मिनेशन है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट हुआ था वो अब किस तरीके से धरातल पर उतर रहे हैं। फैक्ट्रीज बननी शुरू हो गई हैं और जल्दी से जल्दी यूनिट प्रोडक्शन में आए, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो उत्पाद हैं उनको एक यहाँ पर प्रतिसाद मिल रहा है और एक ही छत के नीचे इस तरह के आयोजन और डिस्प्ले होने से लोगों को अपने काम और अपने उद्योग और निवेश में प्रमोशन के लिए एक नया मंच मिला हुआ है, जो कि सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उनके उत्पाद को भी बढ़ावा दे रहा है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। इधर ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट में आए कुछ युवाओं ने यहां पर भंडारा ऐप बनाया है, जो न केवल भंडारों की सूचना देता है बल्कि भंडारे में बचने वाले भोजन के बेहतर उपयोग के प्रति जागरूकता का संदेश भी दे रहा है। आखिर क्या है भंडारा ऐप, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने। आपने अपने देश में, प्रदेश में बहुत सारे ऐप और स्टार्टअप सुने होंगे, लेकिन शायद भंडारा ऐप का नाम नहीं सुना होगा। लेकिन ग्वालियर में इस जो इन्वेस्टर समिट और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ग्रोथ की वो की जा रही है समिट, MP ग्रोथ समिट, उसके तहत यहाँ भंडारा ऐप देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे परंपरा है भारतीय परिधान में कि अगर भंडारा कहीं होता है तो लोग आकर्षण के साथ बड़े बड़े लोग भंडारा खाने के लिए और उसकी सूचना के लिए लालायित रहते हैं। भंडारा ऐप शुरू करने वाले मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु जादौन है। किस तरीके का है जी आपका निवेश है और आपने जो स्टार्टअप सोचने की क्या प्लानिंग की थी, किस तरीके से? ये एक भंडारा ऐप है, इसमें लोगों को हेल्प होती है। हम इसको कहते हैं इंडिया फर्स्ट स्पिरिचुअल फूड ऐप। इसमें लोगों को ये पता चलता है कि भंडारा कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है, कहाँ आप इसमें भंडारे के पोस्ट
गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को रीवा के दौरे पर थे, जहां वो सेमरिया विधानसभा के बसामन मामा गौवंश वन विहार पहुंचे, जहां शाह ने प्राकृतिक खेती प्रकल्प की शुरुआत की। शाह ने वन विहार में 9000 गायों के बीच तैयार किए गए प्राकृतिक खेती के अनूठे मॉडल को देखा और किसान सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद थे। तो सम्मेलन में गृह मंत्री शाह ने कहा कि आज हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, मैं उन्हें नमन करता हूं। अटल जी का रीवा से विशेष लगाव रहा है और इस दौरान सभा में शाह ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है और बसामन मामा गोधाम प्राकृतिक खेती का बेहतरीन उदाहरण है। इसे प्रकल्प के रूप में आगे बढ़ाया जाए तो विंध्य क्षेत्र के किसानों की आय में बड़ा इजाफा हो सकता है। प्राकृतिक खेती न केवल जमीन बल्कि इंसान की सेहत के लिए भी जरूरी है। अंत में उन्होंने पीपल के वृक्ष का विशेष महत्व बताते हुए सभी से 5 पीपल लगाने और प्राकृतिक खेती अपनाने का संकल्प लेने की अपील की। भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। ये रीवा क्षेत्र अटल जी के बहुत प्रिय क्षेत्रों में से रीवा क्षेत्र हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो प्रधानमंत्री बने तब इनके जो वाहन चालक थे वो यहीं के वीर बहादुर सिंह जी थे। तब अटल जी वगेरी बोली में ही वीर बहादुर सिंह के साथ बात करते थे। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, बने रहिए हमारे साथ।